ऑनलाइन स्टार्ट करो, जिसका डाउट होगा पूछ लेगा। गुड मॉर्निंग। तब तक कुछ डाउट वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके डाउट हो तो आप, और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि वो डाउट पूछना चाहें तो डाउट हम, अभी हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डाउट क्लियरेंस में। गुड मॉर्निंग संदीप। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फेस टू फेस में मैंने राउंड लगा लिया है, कोई डाउट नहीं है। और जो 2 बच्चों का डाउट था वो वही क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ। तो ऑनलाइन एनी डाउट? अभी तो गुड मॉर्निंग भी एक ही बच्चे का आया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? पलक गुड मॉर्निंग। बस अभी 2 ही स्टूडेंट आए। और कोई डाउट इधर नहीं? फेस टू फेस में, फेस टू फेस में डाउट नो। क्या आपने सिंगुलरिटी का वो वाला क्वेश्चन कर लिया? सर कौन सा वाला? हमने तो कोई, आपने कोई कहा ही नहीं था। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा नंबर ही याद नहीं है? बेटा मास्क वगैरह थोड़ा लगा के रहो। मैं जानता हूँ मास्क लगाना थोड़ा दिक्कत का काम तो है, पर अपनी सेफ्टी बेटा। आज पेपर की न्यूज़ में 165 केसेस हैं इंदौर में। यदि ऑफिशियली 165 है, मतलब ये 200 केसेस तो मिनिमम हो ही गए होंगे। और ये क्वांटम काफ़ी बड़ा है, तो बेटा हमें सेफ रहना जरूरी है। आपकी ही सेफ्टी नहीं, इसमें आपके फैमिली मेम्बर की सेफ्टी भी जरूरी है। कहीं ये आप इन्फेक्शन लेकर घर ना पहुंच जाए बेटा, इसलिए बेटा थोड़ा सा सेफ्टी रखें। किसी को भी थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम कुछ हो तो छुट्टी करना बेहतर है, ऑनलाइन जाना बेहतर है। आप ऐसा करते हैं ना, जैसे आपको सर्दी हो गई, थोड़ी खांसी है, तो आप बेहतर है कि यहाँ क्लास लेने के बजाय ऑनलाइन में पढ़ लें। वैसे जो आप ये मास्क लगाते हैं ना, फैशनेबल, कलरफुल, डिजाइनर, कॉम्बिनेशन वाले, येलो ड्रेस के साथ येलो, ब्लैक के साथ ब्लैक, बेटा यदि आप इसका लालच छोड़ दें तो वो जो ब्लू कलर के मास्क आते हैं ना, लाइट ब्लू, वो कंफर्टेबल होते हैं। उसमें ब्रीदिंग वगैरह का थोड़ा इतना दिक्कत नहीं होता। पर हम तो फैशन के मारे ब्लैक ड्रेस है तो आज ब्लैक मास्क लगा के जाएंगे, वो भी डिजाइनर, चाहे वो सांस घुट रही हो अंदर तो भी। तो बेटा थोड़ा सा आप मतलब, वो मास्क सबसे मेरे ख्याल से जितने डॉक्टर्स वगैरह है सब वही मास्क लगाते हैं ना, तो वो इजी होता है, कंफर्टेबल होता है। यहाँ किसको फैशन, कौन सी अपने ये मास्क लेकर ऐसे ही जाने वाला ये फैशन? देखो बेटा आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं आपको दे चुका हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आपने क्वेश्चन 11 ट्राई किया? और फेस टू फेस आपने 11 क्वेश्चन ट्राई किया? इजी था ना? नहीं किया? संडे संडे मनाया हुआ कल तो। अच्छा एक काम करना, जिसने वो क्वेश्चन 11 बढ़िया राइटिंग में किया हो, राइटिंग जिसकी बढ़िया हो, वर्किंग नोट बढ़िया हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो मैं क्या करूँगा, वही सॉल्यूशन हमारे कुछ बच्चों को मैं ग्रुप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर भेज दूंगा ताकि वो उसको देख पाए। यस सर हो गया। शिवना गौतम हो गया। यस सर संदीप का भी हो गया। रजराज पाटीदार का भी हो गया। आप में से कितने स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है? गुड। बाकी बच्चे जल्दी कर लेंगे? बाकी बच्चों ने संडे मनाया? हाँ, एक ही तो क्वेश्चन था। 6 भी था? 2 थे? 3 थे? अच्छा 3 थे, तो आप लोगों ने तीनों कर लिए? बेटा तीनों कर लिए कि आप तो चौथा क्वेश्चन भी कर रहा है, जो मैंने अभी समझाया नहीं वो भी कर रहा है ना? आप तो जो डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो भी कर रहा है। वो क्वेश्चन में कौन सा मैं 6 डिस्कस कर रहा था ना, 6 वाला। कुछ बच्चों ने तो 6 भी करना शुरू कर दिया।
6 क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाना स्टार्ट भी नहीं किया है, जिसके सिर्फ कैश बैंक के बारे में बताया है, वो क्वेश्चन भी बच्चों ने करना शुरू कर दिया। इतने उतावले बच्चे हैं पढ़ने में, ऐसे उतावले बच्चे, ऐसे बहुत इंटरेस्ट, मतलब जो पढ़ने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस कैसे मौका मिले और कैसे टाइम मिले हम पढ़ाई कर लें, कैसे टाइम मिले और पढ़ाई कर लें, ऐसे बच्चे भी हैं। तो किस किस ने वो क्वेश्चन भी कर लिया? कौन सा? 6 वाला? मजाक तो नहीं कर रहे हो आप लोग? आईसीयू के नाम लिख के भेज दो आप लोगों के? किस तरह इन बच्चों को तो आप 80 नंबर अभी से दे दो क्या नंबर? वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सर 6 वाला कर लिया शर्मा जी, शर्मा जी 6 वाला भी कर लिया शर्मा जी ने ऑनलाइन में। चलिए 858। अच्छा, उसके आंसर गिवन थे क्या उसमें? तो बताइए उस क्वेश्चन नंबर 11 का जीपी कितना आया? 250। 11th क्वेश्चन का जीपी आ गया 250 और नेट प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 60, 64, 64,800। यस, भावना, गौतम, संदीप, पलक, ब्रजराज, सभी का, इधर भी सभी का बच्चा 64,800 नेट प्रॉफिट आ रहा है। 64,800 नेट प्रॉफिट, 64,800 आ रहा है। क्वेश्चन 11 का अपने जो फ्रेंड्स लेट आए हैं उनको बता दीजिएगा। लेट मतलब अभी 2 मिनट और बचा है। और बैलेंस शीट 1,80,800। महक, संदीप, पलक 1,80,800 1,80,800 118 11,80,800 11,80,800 है ना? नहीं बेटा, 11,80,800 आ रहा सभी का। 11,80,800 आ रहा है क्या? 11,80,800 ये आंसर आ रहा है मैक्सिमम का सभी का। आई थिंक 11,80,800 बैलेंस शीट का टोटल है। क्या कोई और उसमें पॉइंट टिकलिश था जिसको हमें वेरीफाई करना हो? बेटा फिक्स्ड एसेट तो मैंने बता दी थी आपको सारी। बेटा ध्यान रखिए, अकाउंट का पेपर हम जो पढ़ रहे हैं ये मैक्सिमम लेवल है, इससे अब लेवल पेपर आता ही नहीं। आप अपने अपने लेवल पर 80-90 मार्क की तैयारी करके रखो। आप प्रिपेयर हो कि आपको इसमें 80-90 मार्क आने ही वाले हैं। पेपर हम जो जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं उससे लोअर लेवल ही पेपर आता है। तो इसलिए हमें इस पेपर में तो टारगेट तो ठीक है, कॉन्फिडेंस लेकर ही चलना है कि इसमें तो हमारे इतने अच्छे मार्क आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए 9:01, टाइम एग्जैक्ट 9 o'clock। क्या हम अब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? यस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगल एंट्री का एक चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग असेट और लाइबिलिटी दी हुई है। ओपनिंग और क्लोजिंग असेट और लाइबिलिटी, क्रेडिटर, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री असेट ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, कैश एंड बैंक कंबाइंड ओपनिंग क्लोजिंग, और ट्रेड डेटर क्लोजिंग दी है पर ओपनिंग के लिए कुछ नहीं दिया। तो क्या चीज ये अननोन है या जीरो है? अब यहां एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, वहां क्लोजिंग में अननोन था और ओपनिंग के लिए कुछ नहीं लिखा था, और क्लोजिंग के लिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लिखा था। जहां क्वेश्चन मार्क था इसका मतलब वो, पर यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम जीरो माने या अननोन माने। लेकिन जब क्वेश्चन आप करेंगे तो पता पड़ेगा कि इसको निकालना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर है पर उसका अमाउंट पता नहीं है। फिर अब यहाँ पर डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन दिस ईयर हमने पढ़ना शुरू किया। ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर मतलब ये जो डेटर अकाउंट होता है, तो बनाते हैं डेटर अकाउंट। इस डेटर में जब डेटर से अमाउंट मिलता है तो हम करते हैं बाय कैश, और जल्दी पेमेंट पर जब उसको डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट बाय डिस्काउंट। दोनों ही डेटर अकाउंट में
क्रेडिट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64। कैश और डिस्काउंट मिलाकर 64 का अमाउंट, ये दोनों मिलाकर 64 डेटर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और इसमें कितना कैश है और कितना डिस्काउंट है ये अननोन है। प्रॉब्लम ये है, हम इस अमाउंट को कंबाइनली डेटा में तो क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन डेबिट करने में हमें तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि कैश जाके डेबिट होती है कैश अकाउंट में और डिस्काउंट डेबिट होके जाता है, डिस्काउंट जाता है प्रॉफिट एंड। तो चूंकि इस दोनों का ब्रेकअप हमारे लिए जरूरी है, तो हम इस ट्रांजेक्शन को डबल इफेक्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? इस ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मतलब हमें दोनों का अमाउंट कंबाइनली नोन है, लेकिन अलग अलग पता नहीं है, और जबकि हमें अलग अलग पता होना जरूरी है। तो हम इसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे या अटक गए? बोलो, कर पाएंगे या अटक गए? अटक गए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया? सेल्स रिटर्न, ठीक है भाई। बैड डेट्स, ठीक है भाई। सेल्स, कैश एंड क्रेडिट। सेल्स दी है कैश और क्रेडिट। कैश सेल क्रेडिट सेल मिलाकर 71810 है। 71810 कैश और क्रेडिट सेल मिलाकर है। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट कर पाएंगे, लेकिन इसको डेबिट करते वक्त हम अटक जाएंगे, क्योंकि कैश डेबिट होती है, कैश सेल डेबिट होती है कैश अकाउंट में, और क्रेडिट सेल डेबिट होती है डेटर अकाउंट में। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट तो कर पाएंगे पर डेबिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसका सेग्रीगेशन अवेलेबल नहीं है। तो हम इसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे? अटक गए, अटक गए। तो अटके नंबर 1 कहाँ पर? कैश एंड डिस्काउंट के ब्रेकअप ना होने की वजह से। इवन हमने अटकना तो ऊपर ही शुरू कर दिया, अटके नंबर 1 तो उसके पहले शुरू किया था। ओपनिंग डेटर क्या थे? अननोन। तो हम ओपनिंग केबल निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, इस तरह से डिस्काउंट अलाउड, परचेज रिटर्न, ये सब तो हमें दिया हुआ है। पर हमने क्या देखा था क्वेश्चन में? कैश और चेक अलग अलग दिए हैं या कंबाइंड दिए? कैश और चेक अलग अलग हैं या कंबाइंड है? देखिए, कैश पेड टू बैंक, कैश बैंक में जमा की गई। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से निकाली गई। क्लोजिंग कैश, चेक इशूड टू क्रेडिटर, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज ड्रॉन फ्रॉम बैंक, पेड बाय चेक, कैश एक्सपेंसेज, कैश परचेज, कैपिटल पेड इनटू बैंक, ये सब दिया है। कैश बैंक, बैंक कैश, कैश बैंक, बैंक कैश। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला मेहनत बड़ी कर रहा है कैश और चेक को अलग अलग करने में। इसका मतलब वो चाहता क्या है? कैश और बैंक अलग अलग बनाया जाए, कंबाइन बनाया जाए। और इस ये जो कैश बैंक हमें ऊपर क्या लग रहा था? ऊपर तो इसने ऐसा शो किया था कि कैश बैंक कंबाइंड है, तो ऐसा लग रहा था कि कैश बैंक कंबाइंड बनेगा, क्योंकि उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कंबाइंड दिए हुए हैं, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि कैश बैंक कंबाइंड बनेगा। लेकिन आगे ट्रांजेक्शन कैश चेक, चेक कैश, कैश चेक, कैश चेक, वो तो देते देते गया, लेकिन आखिरी में एक उसने धमाका कर दिया कि उसने ये जो क्लोजिंग कैश एंड चेक है 8080 जो क्लोजिंग कैश प्लस बैंक है ये दिया हुआ है, इसमें से कैश इन हैंड 1200, क्लोजिंग ये अलग से दे दिया। यदि इस 8 या 80 में 1200 की कैश है तो 6880 क्या है? बैंक है। तो यदि कंबाइन ही बनाना होता, कैश बैंक कंबाइन ही बनाना होता, तो पूरे क्वेश्चन में कैश और चेक के ट्रांजैक्शन की बाइफर्केशन की भरमार नहीं करता। नंबर 2, उसने जाकर क्लोजिंग में कैश बैंक अलग अलग कर दिए। ओपनिंग में तो कंबाइन दिया, लेकिन क्लोजिंग में ऊपर तो कंबाइन दिया था, नीचे उसको अलग अलग कर दिया। इससे क्या दिखाई देता है कि कैश बैंक अलग अलग बनेगा। यस। तो मैं अब एक काम शुरू करता हूँ, क्वेश्चन ही स्टार्ट करता हूँ। हमने ज़्यादा इसमें पढ़नी, जो चीज़ें के नीचे की वो तो बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँ, जब भी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मेट बना के लाया हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। क्या आप रेडी हैं? काय के लिए रेडी है? लिखने के लिए? लिखना तो अलाउड ही नहीं है। तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग केबल के लिए मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो आप जो जो ओपनिंग आइटम है एक एक करके बोलना स्टार्ट करें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग में नंबर 1 क्या?
क्रेडिटर, ये मैंने लिखा क्रेडिटर, अमाउंट बोलिए, हाँ 15,000, ये क्रेडिटर आ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलते रहना बेटा, मेरा यहाँ पर बच्चे बोलते हैं लेकिन वो बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, कई बार समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप भी बोलते रहना, आप भी बोलते रहना। नेक्स्ट आइटम, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 600। नेक्स्ट सन्डी असेट, ओनली असेट, यूनिटी असेट, इसमें सारी असेट आ गई। 1,11610 की सन्डी असेट। नेक्स्ट कैश इन हैंड, स्टॉक 8040, स्टॉक 8040। नेक्स्ट कैश, लेकिन बेटा यहाँ पर कैश और बैंक अलग अलग करना पड़ेगा अपने को, इसको मैं टोटल करके लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल बाहर लिख देता हूँ, कितना है 6960, टोटल तो बाहर लिख दिया, लेकिन इसका सेग्रीगेशन हमारे पास अभी नहीं है, कैश कितना बैंक कितना, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे, अभी तो हमारा काम हो गया, हमने कंबाइंड लिख दिया। नेक्स्ट डेटर्स, तो बेटा शायद ये डेटर हमारे वर्किंग नोट नंबर से निकलने वाले हैं, जो भी वर्किंग नंबर है, और इधर कैपिटल निकलेगी हमारी बैलेंस शीट फिगर। तो हमारी इस ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कितना डेटा अननोन है, 4। ओपनिंग कैश पता नहीं, ओपनिंग बैंक पता नहीं, ओपनिंग डेटर पता नहीं, ओपनिंग केवल पता नहीं। इस क्वेश्चन बनाने वाले ने तो बेरहमी की है हमारे साथ। कुल मिलाकर 1 2 3 4 डेटा दिया है, सिर्फ 4 डेटा दिया है, 4 हाइड कर लिया, वो 4 भी नहीं देता। कुल मिलाकर 8 में से 4 दिए हैं, 4 हाइड किए हैं, 4 छुपा लिए, 4 अननोन है। ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में, भाई अननोन 1 कर दो, 2 कर दो, यहाँ अननोन कैश है, ओपनिंग कैश अननोन, ओपनिंग बैंक अननोन, ओपनिंग डेटर अननोन, ओपनिंग केबल अननोन। ठीक है बेटा, देखते हैं, हम भी सीए स्टूडेंट है। अगला ये हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस जितने थे वो लिख दिए। अब अगला क्या है, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में हम बुरी तरह उलझे हुए हैं, 4 अननोन है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, मतलब यहाँ पर डेटर अकाउंट में बाय कैश और बाय डिस्काउंट, ये दोनों का कंबाइंड पता है, पर इसका सेग्रीगेशन पता, तो हम इसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी हम इसका सिंगल इफेक्ट दे पाएंगे, जबकि हमारा कसम खाई कि हम जब भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट देंगे डबल इफेक्ट देंगे, तो जो कैश है वो यहाँ क्रेडिट कैश में डेबिट, और जो डिस्काउंट है यहाँ क्रेडिट पीएल में डेबिट, तो हम इसके डबल इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, जिसको भी छोड़ दो। मतलब हम यहाँ पर अकाउंटिंग कम कर रहे हैं और छोड़ ज़्यादा रहे, छोड़ दो इसको, अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न को डेटर से क्रेडिट, सेल रिटर्न क्रेडिट वाली ही होती है, सेल रिटर्न को हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, एक बच्चा बोल रहा है सर सिंगल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, वेरी गुड राजश्री, फेस टू फेस के एक बच्चे ने बताया नहीं कि ट्रांजेक्शन शुरू होने के पहले हमको क्या करना था, ओपनिंग बैलेंस शीट के सिंगल इफेक्ट। कितनी बड़ी मिस्टेक है मेरी भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने आइटम है, 8, उसमें से पता कितने हैं, और हमारा रूल क्या है, हम ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट देने के पहले क्या करते हैं, सिंगल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेज। आप में से भी किसी को याद तो आया होगा, पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बोला नहीं किसी ने। इधर राजश्री ने मुझे बता दिया, हाँ इधर सिंगल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट इसने बताया, अदिति ने बोला कि सर नहीं दिया आपने, थैंक यू बेटा। सन्ड्री एसेट 11/10, इस सन्ड्री एसेट को मैं दिखा दूँ बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, सन्ड्री एसेट जो 11/10 की है इसको दिखा दूँ बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, सन्ड्री एसेट बैलेंस शीट, सन्ड्री एसेट 11/10 इनर कॉलम में, इसका हो गया सिंगल इफेक्ट। ओपनिंग स्टॉक 8040, इसको ट्रेडिंग में लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 8040, ये हो गया इस ओपनिंग स्टॉक का सिंगल इफेक्ट। कैश नहीं ले पाए, बैंक नहीं ले पाए, डेटर नहीं ले पाए, अब कैपिटल तो नहीं ले पाएंगे, क्रेडिटर ओपनिंग ये ले लेते हैं। मतलब इसमें हम डेटा हमारे पास अवेलेबल बहुत बहुत कम है, अननोन बहुत बहुत ज़्यादा है, ये भी ले लिया, इसका भी सिंगल इफेक्ट हो गया। और एक्सपेंस से आउटस्टैंडिंग, इसको इस साल के एक्सपेंस में लेस कर देंगे, जो एक्सपेंसेस पेड आने वाले हैं यहाँ पर, एक्सपेंसेस पेड, इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होंगे ₹600, लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का सिंगल इफेक्ट हो गया।
मतलब जो 4 बैलेंसेस अवेलेबल थे, 4 जो अवेलेबल थे उसका हमने ले लिया सिंगल इफेक्ट, और जो 4 अनअवेलेबल है उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट, अब ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट शुरू करें। उसमें पहला ट्रांजेक्शन बाय कैश और बाय डिस्काउंट, जिसका ब्रेकअप हमें अवेलेबल नहीं, इसको भी हम छोड़ देंगे, अभी इसका डबल इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसके बाद सेल्स रिटर्न, इसको डेटर से करेंगे क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न ₹600, 1400। किस रिटर्न को डेटर से करेंगे क्रेडिट, क्योंकि डेटर कम हो जाएंगे ना सेल रिटर्न से, डेटर से करेंगे क्रेडिट और सेल में करेंगे डेबिट, इससे सेल कम हो जाएगी, सेल में डेबिट करेंगे। तो डेटर से क्रेडिट और सेल में डेबिट, और सेल में डेबिट करने से सेल कम हो जाती है, बाय सेल जो आने वाली है उसमें से रिटर्न 1450 की रिटर्न को डेटर से किया क्रेडिट और सेल्स में किया डेबिट, सेल में डेबिट करने से सेल कम होगी। नेक्स्ट, एड डेट्स, इसको पीएल में करेंगे डेबिट, कितना 420, पीएल में करेंगे डेबिट और डेटर से करेंगे क्रेडिट बाय पेड डेट्स 420। सेल, सेल पता है हम सेल, लेकिन सेल का ब्रेकअप पता नहीं कि कितनी कैश कितनी क्रेडिट, तो हम अभी इसको डबल इफेक्ट दे पाएंगे क्या? जब तक कैश सेल और क्रेडिट सेल का ब्रेकअप पता नहीं है, इसका डबल इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। 7180 की सेल को अवेलेबल होने के बावजूद भी इसको छोड़ दो, मतलब हम अकाउंटिंग कम कर पा रहे हैं और छोड़ ज़्यादा रहे हैं। क्या क्या छोड़ा? ओपनिंग कैश छोड़ दिया, ओपनिंग बैंक छोड़ दिया, ओपनिंग डेटर नहीं ले पाए, ओपनिंग कैपिटल नहीं ले पाए, फिर वो कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर नहीं ले पाए, सेल का इफेक्ट भी नहीं ले पाए। चलो ठीक है, मतलब हम चीज़ें रिकॉर्ड कम कर पा रहे हैं और छोड़ ज़्यादा रहे हैं क्वेश्चन में से। ठीक है, धड़ा फिर जब निकलना शुरू होगा तो धड़ाधड़ एक एक करके चीज़ निकलेगी। आगे बोलो, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, तो इसको हम पीएल में करेंगे क्रेडिट और क्रेडिटर में करेंगे डेबिट, क्रेडिटर में टू डिस्काउंट, क्रेडिटर्स में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट बाय डिस्काउंट। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस होगी, यहाँ जो परचेज आने वाली है उसमें से रिटर्न लेस करेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, परचेज क्रेडिटर में क्रेडिट होती है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिटर में डेबिट करेंगे, और क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? परचेज की क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर, तो रिटर्न की क्या होगी? क्रेडिटर टू परचेज, क्रेडिटर टू परचेज, तो क्रेडिटर में आएगा टू परचेज, में आएगा टू परचेज रिटर्न। कितना? 800, 400 की परचेज को क्रेडिटर में करेंगे डेबिट, क्रेडिट मतलब कम करेंगे, क्रेडिट में करेंगे डेबिट, और परचेज से करेंगे क्रेडिट, और परचेज से क्रेडिट करने से परचेज क्या होने वाली है? कम हो जाएगी। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल पेड टू बैंक, एडिशनल कैपिटल पेड टू बैंक, तो बैंक में डेबिट टू कैपिटल 8500, बैंक अकाउंट में 8500 डेबिट और कैपिटल में 8500 क्रेडिट। ये जो कैपिटल आने वाली है ओपनिंग इधर बैलेंस शीट में अभी नहीं आई है, जो भी ओपनिंग कैपिटल आने वाली है प्लस 8500 की कैपिटल क्रेडिट, बैंक में डेबिट कैपिटल में क्रेडिट 8500। नेक्स्ट, रिलायेशन फ्रॉम डेटर, डेटर से मिली हुई राशि बैंक में जमा की गई, डेटर से मिली हुई राशि, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर डिपॉजिट टू बैंक है। ये जो हमको डेटर से मिला, जो कुछ मिला वो हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक में डेबिट, क्योंकि इसको हमने मिला किससे है? ये डेटर से, और मिला तो कैश था, ये जो भी मिला था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में डेबिट करना पड़ेगा डायरेक्टली टू डेटर। कितना? ये वो अमाउंट है जो हमको डेटर से मिला और जो हमने बैंक में जमा किया। कोई पाक कुछ दिमाग में आया? कहाँ आएगा सर?
सोचेंगे तब तो दिमाग में आएगा। भगवान ने दिमाग सबको दिया है, लेकिन कोई उसको यूज करता है, कोई उसको बचा के रखता है भविष्य के लिए। बेटा करिए केस इफेक्ट नहीं होगा, करिए डिस्काउंट। यस सर। दीक्षांत परिवाल बोल रहा है कि यस सर डिस्काउंट आ जाएगा। आ जाएगा कि डिस्काउंट? अच्छा, ईशान शुक्ला बोल रहा है 64,000 माइनस 62,500, ऐसा है क्या? पर ये हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ठीक है, फेस टू फेस वाले बच्चों को कई को समझ में आ गया, और कई तो इसको करके भी लाए। तो बेटा हमें क्या हुआ था, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट रेटर 64,000 दिया हुआ था, इसमें कितना कैश प्राप्त हुआ था वो दिया हुआ नहीं था, और कितना डिस्काउंट है वो दिया हुआ नहीं था। लेकिन क्वेश्चन ने अब दे दिया कि हमें डेटर से कितना कैश, अच्छा जो ये कैश जमा मिला था यही तो बैंक में जमा किया है ना, यही वाला कैश तो बैंक में जमा किया है, अमाउंट रिलीज फ्रॉम डेटर। बेटा इस 64,000 में एक पार्ट वो है जो नगद मिला, एक पार्ट है जिसका डिस्काउंट दिया, कौन सा वाला बैंक में जमा हो सकता है बताओ इसमें से? जो कैश वाला पार्ट है वो बैंक में जमा होगा, डिस्काउंट वाला पार्ट बैंक में जमा कैसे होगा? इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन बनाने वाले ने ये बाद में दे दिया 62,500, ये दीजिए कि कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कैश डेटर से प्राप्त हुआ था जो बैंक में जमा किया गया 62,500। 64,000 दोनों को मिलाकर था, उसमें से कितना अमाउंट नगद प्राप्त हुआ था डेटर से डिस्काउंट घटाने के बाद जो बैंक में जमा किया गया, 62,500 वही अमाउंट है जो रिलाइज फ्रॉम डेटर है जिसको बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो बताओ डिस्काउंट कितना हो गया? इस तरह से क्वेश्चन बनाना, डेफिनेटली क्वेश्चन बनाने वाला मुसीबत छोड़ेगा तो उसका सॉल्यूशन भी आपको निकाल के देगा। ऐसा नहीं कि बस आपको मुसीबत छोड़ के आगे बढ़ गया, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसे भी बनाना है। तो हमें अब जाके पता पड़ा कि 64,000 जो कैश एंड डिस्काउंट है, उसमें से जो कैश पार्ट है वो नीचे दिया हुआ है, ये दिया है 62,500। 64,000 तो ये टोटल था, 62,500 यहाँ क्रेडिट और बैंक में डेबिट कर दिया ना बने, मिला कैश में, पर उसको बाद में क्या किया गया, बैंक में जमा किया गया। तो यहाँ क्रेडिट और सीधे बैंक में डेबिट कर दिया अपन ने 62,500 रिसीट फ्रॉम डेटर। अच्छा इससे क्या पता पड़ा, यदि ये 62,500 है तो ये बैलेंस फिगर क्या हो गया, डिस्काउंट कितना आ गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 1,500। ये यहाँ होगा क्रेडिट डेटर में, और पीएनएल में होगा डेबिट टू डिस्काउंट। ये भी हो गया। नेक्स्ट कैश, कैश परचेज ट्रेडिंग में होगी डेबिट, कैश कितनी 10 की परचेज को मैंने ट्रेडिंग में डेबिट किया इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें से भी रिटर्न लेस करना है, हम टोटल परचेज लेस रिटर्न कर देंगे। इसको मैं बाहर लिख भी सकता था, डायरेक्टली आउटर में लिख सकता था, क्योंकि जो रिटर्न हुआ है ना वो तो क्रेडिट में से हुआ है, इसको डायरेक्ट आउटर में लिखूँ या इनर कॉलम में लिख दूँ? मैंने इनर में लिख दिया 103 की कैश परचेज को ट्रेडिंग में डेबिट और कैश अकाउंट से क्रेडिट बाय कैश परचेजेस 1030 कैश एक्सपेंसेस। पहले कैश में आएगा फिर वापस बैंक में जाएगा, उन्होंने इसलिए इन्होंने नहीं लिया, जरूरत नहीं ना, हम तो एक रफ अकाउंट बना रहे हैं, हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो मेमोरेंडम बना रहे हैं, हमारे पर्पस के लिए एनुअली हम इकट्ठे अकाउंट बना रहे हैं, जो साल भर में हुआ होगा, पर हम बना रहे हैं अकाउंट मेमोरेंडम समराइज, कि हमें तो सिर्फ अननोन डेटा निकालना है बस। वही तो क्वेश्चन यही कर रहा है, वही तो क्वेश्चन इसने किया जो आप पूछ रहे हो, वो उसका रिपीटेशन है। हम कर सकते हैं पहले कैश में लाए फिर बैंक में जमा कर दें, बात तो वही हुई। तो कैश परचेज को हमने कैश अकाउंट से किया क्रेडिट और ट्रेडिंग में कर दिया डेबिट। नेक्स्ट क्या है, कैश एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस कैसे है, बाय एक्सपेंसेस कितने 95 कैश अकाउंट से क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट 9570 के एक्सपेंसेस पेड है। ये एक्सपेंस पेड है क्योंकि कैश अकाउंट से आ रहे हैं, ये एक्सपेंस पेड है जो हमने पीएल में इनर कॉलम में किए डेबिट और कैश अकाउंट में किए क्रेडिट। नेक्स्ट पेड बाय चेक और मशीनरी,
तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट, मशीन खरीदने के लिए बैंक से पेमेंट हुआ, तो बैंक अकाउंट में बाय मशीनरी 430, ये क्रेडिट। और बैलेंस शीट में डेबिट, तो बैलेंस शीट में उन्होंने देखो सन्ड्री असेट में जोड़ा है, सन्ड्री असेट में जोड़ा है मशीन को, क्योंकि सन्ड्री असेट वही तो असेट है, ये मशीन परचेस है। देखो ये मशीन की परचेस को उन्होंने सन्ड्री असेट में जोड़ा, इसका प्रूफ मेरे पास में है। उनका क्लोजिंग बैलेंस देखो सन्ड्री असेट का, उन यहाँ कहाँ देख रहे हो सन्ड्री असेट का क्लोजिंग बैलेंस? मैं बोल रहा हूँ देखो, तो सब देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखो, वो आपके क्वेश्चन में दिखाई देगा कि सन्ड्री असेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना, वो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया। क्या टैली होता है? इससे प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ? देखा होगा तो प्रूव हुआ होगा। क्या प्रूव हुआ? कि सन्डे सेट कहाँ जोड़ी गई है, अलग से अकाउंट लिया गया, सन्डे सेट ये जो मशीन खरीदी गई उसको सन्डे सेट में जोड़ा गया या अलग से दिखाया जाएगा? उसी उन्होंने सन्डे सेट में जोड़ा है, तभी तो सन्डे सेट का बैलेंस 430 से बढ़ के आ रहा है। डेप्रिसिएशन तो दिया है वही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम, तो कैपिटल में डेबिट माइनस ड्राइंग, 31 की ड्राइंग कैपिटल से डेबिट और बैंक अकाउंट से क्रेडिट, क्योंकि बैंक से हुई है। 81 3180, कैश बैंक में जमा, क्या बोला? कैश बैंक में जमा की गई, कैश बैंक में जमा की गई, कैश डिपॉजिटेड इन, तो कैश अकाउंट से बाय बैंक, कितना? 5000 कैश अकाउंट से क्रेडिट और बैंक में 2 कैश 5000 डेबिट। अब जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा, जिनका ग्रेस्पिंग अच्छा है, वही ज़्यादा ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन को पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते उनको तो समझना मुश्किल है। ये जो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका जवाब ये भी है। आप कह रहे थे कि कैश मिला जो बैंक में जमा हुआ, तो मैंने सीधे डेटर में क्रेडिट करके सीधे बैंक में डेबिट कर दिया। आपने कहा तो सर ये तो कैश मिला है, पहले कैश में आना चाहिए फिर बैंक में, मतलब ये भी कैश आया और फिर बैंक में गया, तो ये भी कैश डिपॉजिटेड बैंक में आना चाहिए। ये तो कुल कुल मिला के 5 शेयर दिया हुआ है, जबकि वो तो 62,500 है, वो 62,500 ये सिर्फ। तो फिर कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन क्या चाहता है? उसने सीधे बैंक में लिया होगा या पहले कैश में लाके बैंक में ले जाएंगे? उन्होंने सीधे क्या, जो डेटर से मिला सीधे क्या जमा कर दिया? कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, सीधा बैंक में जमा कर दिया। मतलब वो उन लोगों ने कैश बुक तो रखते ही नहीं ना, ये लोग कैश बुक तो रखते नहीं। तो ये 5 शेयर ये जो दिया है 5 शेयर, ये कौन से कैश है? उसके अलावा, उस 62,500 के अलावा ये डेटर से मिला, उसके अलावा 5 शेयर की कैश बैंक में जमा की गई। समझ में आ रहा होगा मेरी बात आपको? यदि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरी बात का जवाब भी आपको इससे मिल गया होगा। हमें एक क्वेश्चन बनाने वाले का इंटेंशन भी देखना पड़ता है कि वो क्या चाहता है। ऐसा होता तो फिर तो आपका 62 केस जमा जो बैंक में की गई वो तो फिर 65,500 ऊपर ही आना चाहिए, आंसर डेली हो जाएगा। पर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? केस बैंक में कुल कितना जमा किया गया? मैं वो तो कह रहा हूँ कि आंसर तो मेरा आ जाएगा, पर वो कह रहा है कि 5 जमा किया गया, और आप दिखाओगे 67,500 दिखाओगे। आप दिखाओगे 5 प्लस 62,500, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 जमा किया गया। तो बस हमने उसको मान लिया। क्वेश्चन बनाने का इंटेंशन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो 5 शेयर की कैश बैंक में जमा की गई, ये क्वेश्चन ने कहा है साल भर में मिलाकर 5 शेयर की कैश ही बैंक में जमा की गई। तो हमने कैश से किया क्रेडिट, बैंक में किया डेबिट। अब कैश कितनी निकाली गई? 9,000 निकाली गई, 9,240 बैंक से निकाली गई। तो बैंक में बाय कैश 9,240 की कैश बैंक से निकाली गई, तो बैंक से क्रेडिट और कैश में टू बैंक 9,240 डेबिट। नेक्स्ट, कैश इन, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ट्रांजेक्शन देते देते बाय बैलेंस सीडी कैश दे दिया। ये 1,200 की कैश यहाँ भी आ जाएगी क्लोजिंग कैश अकाउंट में, और बैलेंस शीट में भी कैश आ जाएगी 1,200। ये हो गया। और मशीनरी टेक इश्यू टू क्रेडिटर, बैंक अकाउंट से क्रेडिट बाय क्रेडिटर 60,000, बैंक बैंक से क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट, टू बैंक 60270, क्रेडिटर में डेबिट बैंक में क्रेडिट। नेक्स्ट,
इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस से शुरू कर जाए। क्लोजिंग बैलेंस नंबर 1 क्रेडिटर, ये लिखा क्रेडिटर, यहां भी 12,000 क्रेडिटर यहां भी लिख दिया और बैलेंस शीट में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको लाइबिलिटी में करेंगे क्रेडिट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक मिनट बेटा, कितने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है? 330 लाइबिलिटी में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट 330 एक्सपेंसेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बेटा एक्सपेंसेस बाहर कितने आ गए? 9300 की एक्सपेंस आउटर में आ गए। अब बेटा आप क्या बोल रही हैं? आप बोलिए। बैलेंस निकाला नहीं बेटा अपन ने, कि हमने बैलेंस निकाला या बैलेंस दिया हुआ था? ये क्या हो गया बेटा तुम्हें आज? बैलेंस दिया हुआ था, उसका सिंगल इफेक्ट दे दिया ना अपन ने, डबल इफेक्ट दे दिया। परचेस तो अब निकलेगी ना बैलेंस की फिगर। हाँ नेक्स्ट सन्ड्री, बेटा सन्ड्री एसेट तो हमने लिख दी थी, देखो आ गई होगी। देखो कितनी आ गई बाहर? 12,000। देखो सन्ड्री एसेट बाहर आ गई। ओपनिंग थी 11,610, 430 की मशीन खरीदी तो सन्ड्री एसेट होगी 12,040 विदाउट डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में भी 11,100 बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी। अब कैश एंड बैंक का कंबाइंड दिया हुआ है, कैश बैंक का कंबाइंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसमें से हम कैश तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बैंक बैलेंस अब लिख दो। कितना है कैश बैंक टोटल? कितना था? 80। कैश बैंक मिला के कितना था? 8080 माइनस 1200 की कैश हम ऊपर लिख चुके, 6880 का बैंक बैलेंस आया। अब जाकर ये 680 बैलेंस शीट में भी आएगा और बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी हमें एक तरह से दे दिया गया, 6880 का बैंक बैलेंस भी आ गया। यहाँ भी हम दिखा सकते हैं ना, ठीक है समझ में आएगी। नेक्स्ट डेटा क्लोजिंग दिए हुए हैं क्या? बाय बैलेंस ईडी 17870 यहाँ भी और बैलेंस शीट में भी डेटर्स 17870। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एग्जॉस्टेड, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। इन्फॉर्मेशन तो खत्म होने के बाद अब हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद अब ध्यान दें उन चीज़ों पर कि हमने अभी सेल रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि कैश सेल क्रेडिट सेल का ब्रेकअप दिया हुआ नहीं। देखो सेल अभी पता नहीं है, सेल अननोन है अभी, इधर जीपी भी अननोन है, इधर परचेज भी अननोन है, क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज अननोन है, जीपी अननोन है, सेल में से कैश और क्रेडिट सेल अननोन है। तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? क्या क्रेडिटर से परचेज निकल जाएगी? बाय परचेजेस क्रेडिट वाली, ये बैलेंस शीट फिगर लिखना ना बोले। 58,000 की क्रेडिट परचेज को क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 58,000। अब परचेज 58,000 की क्रेडिट परचेज, 1030 की कैश परचेज प्लस 58 की क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न, नेट परचेज बाहर लिख दो 5 ये आगे नेट परचेज। अब हमारे पास सेल का टोटल अवेलेबल है, कैश और क्रेडिट पर सेल का ब्रेकअप कैश और क्रेडिट में अवेलेबल नहीं, तो अभी हम थोड़ा अटके हुए हैं अभी भी। अच्छा इस कैश अकाउंट में क्या क्या अननोन आपको दिखाई दे रहा है? बेटा यहाँ पर अभी तो कैश सेल आने वाली है, यस, और ओपनिंग कैश भी अननोन है ना बेटा। तो हमारे पास ओपनिंग कैश भी अननोन और कैश सेल भी अननोन, दोनों में से कोई एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा।
तो अभी कैश अकाउंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट में दो दो अननोन है, ओपनिंग कैश भी अननोन है और कैश सेल भी अननोन है। अच्छा, बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, नीतीश कुमावत बोल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट निकल जाएगा। ओपनिंग बैंक कहां से निकल जाएगा? बैंक निकालने के बाद ओपनिंग कैश निकल जाएगा। क्या बैंक अकाउंट कंप्लीट है? बैंक अकाउंट का जो जो पेमेंट हुए वो दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ का दिया है, बस ये बचा बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये बैंक अकाउंट्स के में क्लोजिंग दिया हुआ था, इससे क्या निकल गया? ओपनिंग निकल गया। वो कितना निकला? 4,000 ये यहाँ, और ये 4,000 ही निकल गया। ओपनिंग बैंक निकल गया 4,000। ये ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर में हमें कैश प्लस बैंक 6960 दिया हुआ था, उसमें से ओपनिंग बैंक निकला है एज पर बैंक अकाउंट से। यानी वर्किंग नोट का नंबर लिख देंगे इसमें। बैंक अकाउंट का वर्किंग नोट नंबर क्या था? वर्किंग नंबर 3। तो हमने ये बैंक निकाला है, बैंक का निकाला वर्किंग नोट नंबर 3 से। इससे क्या निकल गई? 29। इससे क्या निकल गई? ओपनिंग कैश निकल गई। ओपनिंग कैश जैसी निकली तुरंत हमने ओपनिंग कैश को यहाँ रख दिया, तुरंत बगैर टाइम वेस्ट के लिख दिया 2960। ये रखते ही क्या निकल गया? ओपनिंग कैश रखते ही क्या निकल गया? कैश सेल्स निकल गया, बैलेंसिंग फिगर 4,600 की कैश सेल यहाँ डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में 4,600 की कैश सेल यहाँ क्रेडिट। अब इससे क्रेडिट सेल निकल गई। क्रेडिट कितनी आ गई? कैश सेल 4600 है, तो टोटल सेल में से क्रेडिट घटा दो 67210। 67210 की क्रेडिट सेल को हमने ट्रेडिंग में किया क्रेडिट और डेटर में किया डेबिट। टू सेल्स 67210। इससे हमारा डेटा का क्या निकल गया? ये लगते ही डेटा का ओपनिंग निकल गया, बैलेंसिंग फिगर 16,530। जैसी डेटा का ओपनिंग बैलेंस आया, इसको हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रख दिया 16,530। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये है, यहाँ रख दिया 16,500। ये रखते ही क्या निकल गया? ओपनिंग केबल मिल गई 26,770। ओपनिंग केबल मिल गई 26,770 की ओपनिंग केबल को मैंने यहाँ रख दिया 26,770। 26,770 की ओपनिंग केबल को रख दिया मैंने बैलेंस शीट के इनर कॉलम में। एक बार अननोन निकलना शुरू होता है तो फिर लाइन लग जाती है, और इसमें कई बच्चों को लगता है सर ये कैसे क्या निकलता है अननोन। इसके लिए आपको ध्यान से चीज़ देखकर प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये कोई दिक्कत का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो 272670 ओपनिंग केबल आ गई। अब जीपी निकल जाएगा। अच्छा, सेल लेस रिटर्न 70, ये नेट सेल आ गई। सेल्स लेस रिटर्न, इससे जीपी आ जाएगा। जीपी होगा बैलेंसिंग फिगर, ये जीपी ट्रेडिंग में डेबिट होकर पीएल में क्रेडिट होगा 1810। ये जीपी ट्रेडिंग में डेबिट पीएल में क्रेडिट। इससे नेट प्रॉफिट आ गया 42, ये नेट प्रॉफिट आ गया 4290। यहाँ डेबिट और कैपिटल में प्लस 4290, कैपिटल में क्रेडिट। कैपिटल आ गई बाहर 3638। ये क्वेश्चन एंडिंग की तरफ 49110 49110। मैंने क्वेश्चन हिंट दी है। मान लीजिए आपको खुद को जाकर, जब तक क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तब तक आपसे सिर्फ आप देख के गए, आप खुद देखिएगा, सिर्फ देखने से क्वेश्चन नहीं होता। आप जब शाम को भी करेंगे ना, इवनिंग में जाकर भी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना बेटा, इसी से तो सीखेंगे। कोई दिक्कत आने दो, कोशिश पूरी पूरी करते रहो, बहुत बहुत बुरी तरह फंस जाओ, जब लगे नहीं कर पा रहे तभी जाके सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन का हेल्प तभी लेना जब आप बुरी तरह फंस जाओ कि सर अब तो हो ही नहीं रहा। बाकी कोशिश मेरे खुद से करो। बैलेंस शीट अपलोड कर दूं बेटा मैं डेली, ये इसका तो पीडीएफ आपको शाम को भेज दूंगा ना मैं, इसको मैं भेज दूंगा आपको, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो गए? हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो गए? 8 तक हो गए। हमारे क्वेश्चन 8 तक हो चुके हैं।
बेटा शाम को पीडी मिल जाएगा, बैंक अकाउंट अब नहीं बताया जाएगा, अब नहीं बताया जाएगा आपको। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर 4,000 आया था बस, और बैंक के तो सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए इजीली। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 8 तक हो गए ना, 9 बचा है। अच्छा 11 भी हो गया। चलो बीच में अब एक क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब इजी वाला। इजी तो नहीं बोले हाँ, पर इजी है। क्वेश्चन 9 ये भी आपके स्टडी मॉड्यूल का है। 15 भी हो गया। हाँ ये सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, और सिंगल एंट्री तो एग्जाम में जनरली आता ही है। और आपको इसमें अच्छे से अच्छी ग्रिप बनानी है। आपके पास एक बड़ा शानदार सा मेथड मैकेनिज्म है कि हम किस तरह से एक शॉर्ट में बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है, और वो मैंने बता दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट का सिंगल इफेक्ट, और उसके बाद ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, इवेंट का डबल इफेक्ट। बस अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप 15 होमवर्क दिया था, और होमवर्क को हमने आके चेक भी कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करूं। जो बच्चे बहुत जल्दी से क्वेश्चन करके लाने की पोजीशन में होते हैं वो तो इसको डिस्कस करने के बाद कर लाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। AVL is an unemployed science graduate with typewriting qualification. Unemployed science graduate with typewriting, मतलब ये साइंस का है, PCM से था, कॉमर्स का नहीं था, इसलिए ये बेरोजगार है। और उसको आती क्या है? सिर्फ 3 साल दिए BSc में, उसके बाद भी बेरोजगार है, पर 3 महीने की टाइपिंग सीख ली बस। Being unable to get employment for more than 500 per month, 500 रुपये महीने की नौकरी मिल रही है इसको, क्योंकि वो साइंस से है। He decided to start his own typewriting institute. सोचा कि अब क्या करें, टाइपिंग की क्लास खोले, टाइपिंग सिखाएंगे बच्चों को। वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो काम आ नहीं रही, वो मेंढक की चीड़ फाड़, खूब मेंढक काटे, उसकी बददुआ लगी कि इनको नौकरी नहीं मिल रही 500 रुपये से ऊपर की। तो अब क्या कर रहा है? टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा। अच्छा भाई ठीक है। ही अप्रोच द UBC बैंक, एक बैंक से उसने कांटेक्ट किया, विच सैंक्शन हिम ए लोन ऑफ 20,000 ऑन 1 जनवरी 92। बैंक ने उसे लोन सैंक्शन किया, 20,000 का लोन, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? मैं आपसे इसकी एंट्री पूछूं एग्जाम में, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो वैसे आप बिल्कुल सही हैं, प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, पर मेरे जैसा अडियल टीचर इसको गलत बोल देता है। आप बिल्कुल सही हैं, आपको दोषी ठहराना बिल्कुल गलत होगा, पर मैं तो हुई ऐसा, मैं तो आपकी गलतियां निकालता हूँ। बैंक लोन सैंक्शन करता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। बैंक लोन सैंक्शन करता है। मान लो आप बैंक में गए, मैनेजर ने कहा ये लो लेटर, हम आपको लोन देंगे, सैंक्शन कर दिया, पर लोन आपके खाते में आ गया क्या? डिसबर्स करना अलग चीज होती है, समझते हो? डिसबर्समेंट, सैंक्शनिंग अलग मैटर है, और डिसबर्समेंट तो बैंक का लोन सैंक्शन होने की एंट्री पास नहीं होती है। एंट्री कब होती है? हमारे अकाउंट में पैसा कब आएगा? जब बैंक लोन के अमाउंट को सैंक्शनिंग के बाद डिसबर्स करेगा। तो हम मान लें कि ये लोन डिसबर्स भी हो गया होगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक हमें लोन नकद नहीं रखेगी, ये 20,000 के नकद गिन के ले जाओ लोन, वो हमारे खाते में 20,000 डाल देता है, फिर आप उसको यूज करते रहो। तो एंट्री आपने सही बोली, क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू बैंक लोन। तो देखिए चूंकि ये अकाउंट पहला साल है, इसमें ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं है? ओपनिंग बैलेंस है भी नहीं और जीरो है, क्योंकि ये नया बिजनेस है। तो पहली एंट्री शुरुआत क्या होगी? एक आपके यहाँ खुलेगा बैंक अकाउंट, एक खुलेगा बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट खुलेगा, वहां 20,000 डेबिट और बैंक लोन में 20,000 क्रेडिट। कोई समझदार स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, थोड़ा सा भी डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा ना, तो ये क्वेश्चन कल मुझे करके लाके दे देगा, कल नहीं शाम तक ही करके दे देगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और उन बच्चों को मौका देना चाहता हूँ जो सिर्फ समझाने के बाद भी क्वेश्चन करने की पोजीशन में है। तो बैंक डेबिट टू बैंक लोन ये एंट्री होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हिज फादर गिफ्टेड हिम 5,000 ऑन 1 जनवरी 92। उसी दिन उसके फादर ने 5,000 गिफ्ट किया। क्यों गिफ्ट किया? कि भाई वो बिजनेस में उसको मदद मिलेगी, इसलिए 5,000 उसको गिफ्ट किया। तो ये मनी बिजनेस में फादर लाए हैं या लड़का लाया है? उसका सन लेकर आया है। तो ये बैंक टू कैपिटल होगा, कैश, या बैंक टू कैपिटल, क्योंकि फादर ने गिफ्ट की बेटे को और बेटे ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बेटे ने वो गिफ्ट की मनी को बिजनेस में लगा दिया होगा। ठीक, अच्छा लास्ट में एक लाइन में पढ़ देता हूँ इजी करने के लिए। 8 पॉइंट पहले पढ़ देता हूँ थोड़ा जल्दबाजी में।
ऑल ट्रांजेक्शन आर रोटेड थ्रू बैंक एंड नो कैश इज हैंडल। वो सो लिखा गया गलती से, नो कैश इज हैंडल, मतलब यहाँ सब कुछ चेक बैंक के थ्रू होगा, कैश ट्रांजेक्शन पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं, एवरीथिंग बैंक, नो कैश इज हैंडल। ठीक है, तो बताओ फादर ने गिफ्ट की, इस मनी को वो बिजनेस में लाया, तो ये मनी उसने बैंक में जमा कर दी होगी, तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैपिटल। ही परचेज 6 टाइपराइटर वर्थ 24, उसने, अब उसके बैंक में कितना हो गया? 25,000, उससे उसने 24,000 की खरीद ली टाइपराइटर, एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री से आप पोस्टिंग करते जाओगे? टाइपराइटर कहाँ आएंगे, पीएनएल में या बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में? अच्छा ट्रेडिंग में नहीं आते क्या? ये बैलेंस शीट में आएंगे, टाइपराइटर असेट में आएंगे। अच्छा यहाँ ट्रेडिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग बनेगा या नहीं बनेगा? इसकी बिजनेस क्या है? टाइपिंग सिखाना। तो यहाँ ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ सिर्फ क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ट्रेडिंग यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं होती बल्कि सर्विसेज दी जाती है टाइपिंग सिखाने की, तो यहाँ सिर्फ पीएल बनेगा। फिर लिखा है अनेबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट प्रॉपरली। अकाउंट कहाँ से आएंगे उसको? है तो वो साइंस का, तो ही वो आपकी मदद चाहता है। ही सीक्स योर हेल्प इन प्रिपेयरिंग ए पीएनएल एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 92। क्या उसने बिजनेस इसी साल से स्टार्ट किया था? क्या ये पहला साल है? कब से स्टार्ट किया? जनवरी 92 से बिजनेस स्टार्ट किया, और आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बैलेंस शीट बनाने हैं दिसंबर 90, और उसके लिए वो आपकी मदद ले रहा है। क्या आप उसकी मदद करेंगे? पीएनएल बैलेंस शीट बना के देनी है आपको, ठीक है। इस पासबुक रिवील द फॉलोइंग। इसकी पासबुक से पता पड़ा निम्नलिखित। ये पासबुक एक दिन की है या पूरे 92 वाले ईयर की? ये पासबुक पूरे साल भर की है, किसी एक दिन की नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट 8400, एक्सपेंसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट 8400, पीएनएल में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। सैलरी ऑफ सेल्फ, सैलरी ऑफ सेल्फ खुद की सैलरी, ये भी उसने बैंक से निकाली, तो बैंक अकाउंट से 4,000 क्रेडिट, और बैंक से क्रेडिट। सोनाली का आंसर सही है, इधर क्या बोल रहे हैं आप? बैंक से क्रेडिट, और कहाँ डेबिट करूं? कैपिटल में। ये सैलरी है ना, तो क्या सैलरी तो पीएल में जाती है? सैलरी टू सेल्फ है, खुद की सैलरी कभी खर्चा, प्रोप्राइटर की खुद की सैलरी कभी खर्च नहीं होती, तो वो ड्राइंग बनी जाएगी। बैंक से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट एज ए ड्राइंग, कैपिटल में डेबिट एज ए, जो 4,000 उसे सैलरी, क्योंकि वो साइंस का बंदा है, उसे पता नहीं कि एक प्रोप्राइटरी बिजनेस में सैलरी टू ऑनर अलाउड नहीं है, तो सैलरी टू ऑनर अलाउड नहीं है, तो उसने उसको, उसे नहीं पता था, उसने लिखा भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलना चाहिए, पर वो कंपनी में होता तो चल जाता, पार्टनरशिप में होता तो चल जाता, लेकिन प्रोप्राइटरी में सैलरी अलाउड नहीं है कि पीएल में डेबिट की जाए, तो वो तो ड्राइंग बनी जाएगी, भले उसको उस व्यक्ति ने सैलरी माना हो, पर हमारे लिए अकाउंटेंट के लिए वो ड्राइंग है, तो इसको हम बैंक में क्रेडिट करके कैपिटल में डेबिट कर देंगे एज ए ड्राइंग। मंथली फीस कलेक्टेड 32,700। बच्चों को क्या लगता है कि सर ये एक महीने की फीस है, इसको 12 से गुणा करो, ये पूरे साल भर का बैंक का फीस जो मंथली है, जो फीस मंथली ली जाती है वो मिलाकर 32,700 बैंक में जमा हुई है, ये साल भर की फीस है, ये साल भर की है, पर कलेक्शन मंथली हुआ है, पर है ये, क्योंकि ये पासबुक साल भर की है या एक महीने की? साल भर की, तो ये मंथली फीस का अमाउंट भी साल भर का है फीस मंथली, बच्चों से लेते हैं मंथली, मंथली 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 करते करते साल भर में 32,700 जमा हुआ, तो इसको बैंक में करेंगे डेबिट, बैंक में करेंगे डेबिट, और पीएनएल में करेंगे क्रेडिट। एग्जामिनेशन फीस कलेक्टेड, एग्जाम फीस, इसने बाद में बच्चों की एग्जाम ली, उसकी फीस कलेक्ट हुई, ये भी बैंक में डेबिट और पीएनएल में, क्योंकि ये भी फीस मिली है इसको, एग्जाम फीस। द फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल्स अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर एवीएल परचेज्ड ए सेकंड हैंड बाइसिकल कॉस्टिंग 400 फ्रॉम ए स्टूडेंट हु ऑन ए मंथली फीस ऑफ ₹100। ये व्यक्ति साइकिल भी खरीद रहा है, वो भी सेकंड हैंड, क्योंकि ये साइंस का बंदा है, तो इसको साइकिल भी खरीदनी पड़ रही है सेकंड हैंड, वो भी अपने ही स्टूडेंट से, वो भी उस स्टूडेंट से जिससे ऑलरेडी उसे 100 रुपये फीस का लेना था, उस स्टूडेंट्स को उसने टाइपिंग सिखाई थी,
100 रुपये उससे लेना बाकी था फीस का, उसी से उसने 400 रुपीज़ की बाइसिकल खरीद ली। द बैलेंस वॉज पेड, बैलेंस वॉज पेड, बाकी उसने पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 300। एंड द साइकिल इज यूज फॉर इंस्टीट्यूट ओनली। साइकिल किसके लिए यूज की जाती है? मतलब जैसे बच्चों को घर से लाना है और टाइपिंग सिखाने के लिए, तो ये जाता है साइकिल पे बैठकर और बच्चों को पीछे बैठा कर लाता है। बेटा मैं हंस रहा हूँ, बेटा ये मैं क्वेश्चन बनाया क्या? ये तो क्वेश्चन बनाने वाला कोई जिससे बनाया अब साइकिल इंस्टीट्यूट की काम क्या आएगी? तो ये साइकिल ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट तो है नहीं, सिखाता टाइपिंग है, तो बच्चों को फिर छोड़ने भी जाता है साइकिल पर और लेने भी जाता है। जैसे अपनी अब बस खड़ी है ना आपको लाने ले जाने के लिए, क्योंकि अपन कॉमर्स इंस्टीट्यूट वाले हैं तो बच्चों को लाने का काम बस में करते हैं, और चूंकि ये साइंस वाला है इसलिए बच्चों को लाने का काम इस साइकिल से करते हैं। तो साइकिल टाइपिंग इंस्टीट्यूट के काम आती है, ठीक है। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे पहले, इसकी एंट्री क्या होगी? ऑनलाइन वाले बच्चों से भी जवाब मांग रहा हूं मैं, अभी तक जवाब आया नहीं है, मुझे पूरी एंट्री चाहिए। एक एक ही हाथ खड़ा हुआ है फेस टू फेस, 1 2 3 तो फेस टू फेस में हाथ खड़े हुए हैं। ऑनलाइन में अभी एक की भी एंट्री टाइप नहीं हुई है, शायद टाइप होना बची है। आप लोग सोच लेते हैं उन्होंने टाइप करना पड़ती है, तो मुझे उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। प्राची ने एंट्री बता दी है। हाँ प्राची की एंट्री सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये संदीप की भी सही है, प्राची और संदीप की सही है, और शशांक की भी। बस बैंक गलत लिख दिया आपने, कैश लिखा था शशांक, आपको बैंक से हो रहा है। बस 3 एंट्री में बोल पाऊंगा ऑनलाइन वाले बच्चों की, इधर फेस टू फेस में। फेस टू फेस में बेटा मैं आपसे तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, जबकि सबसे पहले वैसे आपने हाथ खड़ा किया, मैं नए बच्चे को चांस देना चाहता हूँ। बेटा आप बोलिए। साइकिल डेबिट 400 टू टू फीस, टू फीस रुपीज 100 और टू बैंक रुपीज 300 बराबर है। बेटा हमें 100 रुपये फीस जो से लेनी थी वो मिल गई या नहीं मिली? मिल गई। किस फॉर्म में मिल गई? इन द फॉर्म ऑफ बाइसिकल। तो वो फीस हमारी इनकम हो गई, जो 100 रुपये फीस लेना बाकी थी वो मिल गई है इन द फॉर्म ऑफ बाइसिकल, तो वो भी हमारी इनकम हो गई ना। तो हमें 100 रुपये से तो फीस को क्रेडिट मानकर इनकम मानना पड़ेगा, और 300 बैंक बैलेंस क्रेडिट करना पड़ेगा, और साइकिल 400 से डेबिट करके बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकिल घर के यूज़ के लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट के उसके लिए है, तो बैलेंस शीट में आएगी। एंट्री होगी बाइसिकल डेबिट 400, टू फीस 100 और टू बैंक 300। इससे हमारी 100 रुपये की फीस से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, फीस की इनकम बढ़ जाएगी, और वो बड़ी इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड, तो ये 100 रुपये से हमारी फीस की इनकम बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट अबाउट? किसी को भी डाउट है बेटा? 100 रुपये की फीस जो लेना बाकी थी वो डूब गई या मिल गई? मिल गई। किस फॉर्म में मिल गई? साइकिल के फॉर्म में। तो वो हमारी फीस की, यदि हम उससे साइकिल नहीं खरीदते तो वो हमें कैश देता, वो बैंक से देता, तो हमारी जो ऊपर फीस कलेक्टेड फ्रॉम बैंक है, वो बैंक में जो फीस है 32,700, वो 32,800 होती। जो 32,700 फीस है ना, वो मंथली फीस कलेक्टेड, यदि इससे हम साइकिल नहीं खरीदते तो हमें 100 रुपये फीस इससे चेक से मिलती, तो हमारी मंथली फीस कलेक्टेड 32,700 की जगह 32,800 होती। तो उसने साइकिल दे दी हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश की बजाय साइकिल दे दी, तो एंट्री होगी यही जो आपने बताई। इसके बाद AVL help a friend by encashing a check for ₹1,000 which was dishonored. AVL help a friend by encashing a check for ₹1,000 which was dishonored. AVL help a friend by encashing a check for ₹1,000 which was dishonored. इसको ड्राइंग, क्योंकि ये फ्रेंड का मुद्दा है तो आप ड्राइंग मान सकते हैं, और जो फ्रेंड से लेना बाकी है, क्योंकि अपने फ्रेंड को 1,000 रुपये की मदद की है, उसको हम बैलेंस शीट में लेना दिखा भी सकते हैं कि जब मिलेगा तो वापस बिजनेस पे लेना दिखा दो, और मिलेगा तो बिजनेस में मनी वापस बिजनेस में ले लेंगे। तो हम इसको बिजनेस एसेट भी दिखा सकते हैं, ये मानते हुए कि और जब मनी मिलेगी तो बिजनेस में ही ले ली जाएगी। तो बिजनेस इसने, अच्छा हुआ क्या ये? हुआ क्या ये बताओ मुझे, कौन बताना चाहेगा हुआ क्या है? क्या जवाब देने का कॉन्ट्रैक्ट इसी ने ले रखा है? एक ही बच्चे ने और 2 4 बच्चों ने और हाथ खड़े करते हैं, बाकी सब। मैं मौका सबको देना चाहता हूँ कि हाथ खड़ा है तब तो मौका दूं। गलत बोलो सही बोलो जो भी है, डरते क्यों हो? आप बोलिए बेटा। अपने फ्रेंड का चेक था वो अपने अकाउंट से इनकेश करवा लिया।
अच्छा, आपने आगे पढ़ लिया। अभी वो तो बात की बात है, अपन वो तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। तो आप तो 1000 रुपये का बताओ बस। 1000 रुपये अपने फ्रेंड को दिए और चेक बाद वाला। ठीक है, इसने फ्रेंड को 1000 रुपये दिए। इसने फ्रेंड को 1000 रुपये दिए, कहाँ से? चेक से या कैश से? तो एंट्री क्या हुई? फ्रेंड को 1000 रुपये की मदद करने के लिए ना, लोन एक तरफ से मदद करने के लिए 1000 रुपये दिए उसको। तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको आप इसको, हाँ नेट वो भी कर सकते हैं आप, 600 से भी एंट्री कर सकते हैं। और बाद में उसने उसने बाद में पहले अरे वो 400 रुपये की तो बात हमने पढ़ी ही नहीं, तो अब वहाँ कहाँ पहुँच गया? आप पहले इसको तो समझें। 1000 रुपये का चेक क्लियर हुआ होगा और फ्रेंड ने 400 दिए हो तो बात की बात है, फ्रेंड ने 400 दिए, 1000 का चेक अभी क्लियर हुआ। बेटा ये हुआ ये है, 1000 रुपये इसने फ्रेंड को दिए मदद के तौर पर। तो एंट्री करो, लोन टू फ्रेंड डेबिट, लोन टू फ्रेंड डेबिट टू बैंक। ये एंट्री हुई लोन देने की। उससे चेक मिला 1000 रुपये का, उससे चेक मिल गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू लोन फ्रॉम फ्रेंड। पर वो डिसऑनर हो गया तो फिर से एंट्री होगी, लोन फ्रॉम लोन टू फ्रेंड डेबिट टू बैंक। और फिर 400 मिल गए, 400 अब फिर लिखा है, फिर लिखा है द फ्रेंड हैज सो फार पेड ओनली फॉर इट। 400 रुपये दिए तो बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम फ्रेंड। इतने लंबे चौड़े ट्रांजेक्शन को समझने से अच्छा है मैं इसका शॉर्टकट बताऊं। अल्टीमेटली आपने फ्रेंड को कितने रुपए की मदद की? 600 की। 1000 रुपये उसको दिए और उसमें से उसने 400 हमें वापस। तो हम सिंगल एंट्री में सबकी अलग अलग एंट्री पास करते हैं या समराइज करते हैं? तो हमें समराइज एंट्री करना ज़्यादा बेहतर होगा। मॉड्यूल ने भले वो डिटेल में एंट्री की है पर हम उसकी नकल हर जगह थोड़ा करेंगे, तो हम इसकी समराइज एंट्री पास करेंगे। इन शॉर्ट, 1000 रुपये दिए, उस पर 400 वापस आ गए, तो हमें नेट तो 600 एंट्री करनी है। तो 600 रुपये से बैंक अकाउंट क्रेडिट, 600 से बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि 600 हमारे बैंक से गया है। और डेबिट कहाँ करूँ? कहाँ? फ्रेंड्स लोन डेबिट करूँ या ड्राइंग डेबिट करूँ? अब देखो क्या बेहतर है आपके लिए, ड्राइंग मान लेना। ठीक है, आपने ड्राइंग मान लिया तो आपकी बुक से उसका नाम हट गया, अब नाम खत्म हो गया। अब कल को उसने अगले साल 100 रुपये दिए, कभी 150 दिए, कभी 50 दिए, जिस तरह से वो तो 400 रुपये दे रहा है, तो अब आपको पर्सनली याद रखना पड़ेगा कि 50 दिए, अभी 75 दे के गया, कभी 100 दे गया, कभी 200 दे गया, फिर पर्सनली याद रखो। और जहां उसने हिसाब में गड़बड़ कर दी फ्रेंड ने कि यार मैं तेरे को 200 उस दिन 200 दे गया था ना, तो वो गड़बड़ होगी फिर। तो बेहतर क्या है, हमारी बुक्स में इसका आईडी अकाउंट खुल जाए तो हमें मेमोरी में ठीक रहेगा। तो हम इसको पर्सनल लोन मान ले या बिजनेस लोन। एक मान ले कि फ्रेंड से, फ्रेंड को लोन दिया है, बिजनेस ने वापस उससे आना बचा है, तो क्या अकाउंट खोलना बेहतर होगा या ना खोलना बेहतर होगा? इसलिए आप क्या करो, बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट खोल लो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? लोन टू फ्रेंड डेबिट 600, बैलेंस शीट की एसेट साइड में टू टू एंट्री क्या होगी? लोन टू फ्रेंड डेबिट 600 टू बैंक। बस बैंक से 600 क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट साइड में 600 डेबिट, ये कर लो। और ये आपको डिटेल करनी है तो पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। पहले इसने फ्रेंड को 1000 रुपये दिए, उसकी एंट्री करो। फिर उससे 1000 रुपये का चेक आया, उसकी एंट्री करो। फिर वो चेक बाउंस हो गया फ्रेंड वाला, उसकी एंट्री करो। फिर उससे 400 आए, फिर उसकी एंट्री करो। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट वही होगा जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर AVL has taken 600 per month for personal expenses in addition to his salary। ये अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 600 रुपये महीना बिजनेस से उठाता है। तो साल भर का 7200 इसने विड्रॉ किया होगा, तो कैपिटल में 7200 डेबिट और बैंक अकाउंट से 7200 क्रेडिट एज ए ड्राइंग। फिर AVL runs the institute from his house for which a rent of 600 per month is paid। ये अपना टाइपिंग इंस्टीट्यूट घर से चलाता है जिसका किराया वो 600 में रहता है। मतलब जिस फ्लैट में ये रहता है किराए पर, जिस मकान में ये किराए पर रहता है, उसी मकान में ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है।
50% may reasonably be allocated for his own living. 50% ओन लिविंग के लिए मान लिया जाए, मतलब जिस मकान का किराया 600 पर मंथ है उसमें आधे में वो रहता है और आधे में वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, ऐसा मान लिया जाए। ऐसा क्वेश्चन ने लिख दिया। तो रेंट 600 पर मंथ बनता है, आधा उसमें बिजनेस के लिए, आधा घरेलू। तो 3600 डिविड होगा P&L में एज ए रेंट ऑफ द शॉप, और 3600 डेबिट होगा ड्राइंग में एज ए रेंट पेड फॉर पर्सनल लिविंग, एंड 7200 बैंक अकाउंट से होगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी रेंट डेबिट 3600, यस प्राची की एंट्री रेंट डेबिट 3600, ड्राइंग डेबिट 3600, टू बैंक क्रेडिट 7200। ठीक है बेटा। अब लिखा है द फॉलोइंग आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर December 92। ये साल के एंड में बाकी है 2200 की फीस लेना बाकी है, फीस लेना बाकी है। तो ये फीस रिसीबल एंट्री होगी, फीस रिसीबल डेबिट टू फीस, फीस रिसीबल 2200 की फीस लेना बाकी है, तो एंट्री क्या होगी, फीस रिसीबल डेबिट एज ए डेटर लेना बाकी है टू फीस। इससे फीस रिसीबल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के असेट में, रिसीबल मतलब डेटर, 2200 तो डेटर में आ जाएंगे और 2200 से हमारी फीस की इनकम बढ़ा दी जाएगी। तो P&L में 2200 क्रेडिट हो जाएंगे और बैलेंस शीट में 2200 डेबिट हो जाएंगे। फाइनली बताऊं कि समझ में आ गया, 2200 से बैलेंस शीट में फीस रिसीबल डेबिट और फीस में 2200 क्रेडिट। एक्सपेंसेस पेबल 1000, एक्सपेंसेस में डेबिट और लाइबिलिटी में क्रेडिट। सैलरी टू सेल्फ फॉर नवंबर दिसंबर, खुद की सैलरी इसने 2 महीने की विड्रॉ नहीं की, या आउटस्टैंडिंग है 2 महीने की सैलरी उठाना। तो जो ऊपर उसने ड्राइंग की थी 4000 की ना, उसने सैलरी ऑफ सेल्फ 4000, वो कितने महीनों की थी, 10 महीनों की, क्योंकि 2 महीने की उसने खुद की सैलरी नहीं उठाई। तो वो 4000 थी 10 महीनों की, तो 1 महीने की 400, तो 2 महीने की 800। इस 800 की एंट्री क्या होगी, खुद की सैलरी 800 रुपया ड्रॉ करना रह गई, ये होगी आउटस्टैंडिंग ड्राइंग, और आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं होती। ड्राइंग तभी मानी आती है जब वो मनी विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने वाला है, उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए था पर विड्रॉ नहीं किया, तो ड्राइंग थोड़ा मानेंगे, जिस दिन विड्रॉ करेगा उसी दिन तो ड्राइंग मानेंगे। तो अभी उसने अमाउंट विड्रॉ, यदि ये ड्राइंग अगले साल करेगा, ये 2 महीने की सैलरी अगले साल विड्रॉ करेगा, तो उसको ड्राइंग भी अगले साल की मानी जाएगी, तो स्टिल इट इज नॉट ड्राइंग, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड 200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड 200, 200 की स्टेशनरी बच गई, कंज्यूम नहीं हुई, अनकंज्यूम है स्टेशनरी का स्टॉक, 200 रुपीज़ की स्टेशनरी बची हुई है। स्टेशनरी तो असेट में आती है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट में आएगा, वो तो एक सिंगल इफेक्ट हो गया। ऑनलाइन का जवाब चाहिए, एक इफेक्ट से काम नहीं चलता मेरा, ऑनलाइन वालों के लिए वेट कर रहा हूँ मैं 1 मिनट, क्योंकि आपको एंट्री लिखने में टाइम लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, डबल इफेक्ट लिखने में टाइम लगता है। फिर मैं फेस टू फेस के लिए भी पूछना चाहूँगा बच्चों से कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अच्छा चलो ऑनलाइन से कोई जवाब नहीं मिल रहा डबल इफेक्ट का, तो फेस टू फेस में कौन देना चाहेगा, और पहले हाथ खड़ा करे बेटा, मैं पूछना चाहूँगा, मैं सबको चांस देना चाहता हूँ। तुम तो चुप बैठो थोड़ी देर, हर बात का जवाब देते रहते हो तुम, और तुम्हारा जवाब सही भी है मुझे पता है, करेक्ट रिप्लाई भी है, पर मैं कहना चाहता हूँ नए बच्चों को चांस। बेटा आप बताओ, हाँ P&L में क्रेडिट और बैलेंस शीट में डेबिट, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। स्टॉक टू एक्सपेंस, सोनाली की एंट्री में सही है, स्टॉक टू एक्सपेंस, सोनाली की एंट्री में सही है स्टॉक टू एक्सपेंस। बेटा ये स्टेशनरी खरीदी थी, स्टेशनरी 200 की बच गई, बची तो बाद में होगी, पहले खरीदी तो होगी ना। और बताओ ऊपर स्टेशनरी परचेस कहीं आया है क्या, कहाँ, फिर स्टेशनरी परचेस कहाँ है, ये एक्सपेंसेस में शामिल होगी ना, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूट में 8400 में, ये जो एक्सपेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट 8400, इसमें से कितने की स्टेशनरी इसी में से बच गई, तो हमें 200 से खर्चा कम करना पड़ेगा। जब स्टेशनरी बच गई कंज्यूम नहीं हुई तो हमें इसको खर्च नहीं बल्कि असेट मानना चाहिए।
तो हमें एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा और असेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हुई? असेट अकाउंट डेबिट यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट। आपको इफेक्ट समझ में आता है, एंट्री समझ में नहीं आती। इफेक्ट बोला तो समझ में आ गया कि सर एक्सपेंस कम करेंगे, बोले हाँ सर कम करेंगे। असेट बढ़ाएंगे, हाँ सर समझ में आ। और जहाँ मैंने एंट्री बोली तो आपके परखच्चे उड़ जाते हैं, जबकि एंट्री सही बोली मैंने। और ऐसे देखते हैं घूर घूर के मुझे कि सर मैंने एंट्री कहाँ से बोल दी हो, क्या मैंने गलत एंट्री बोली? चलो एंट्री आप बोल दो, यदि मेरी गलत है तो। इधर तो सही आ गई एंट्री, बोलो इसकी क्या होगी? स्टॉक ऑफ एक्सचेंज डेबिट टू, तो यही तो मैं भी बोल रहा था, मैं भी तो यही बोल रहा था कि स्टॉक ऑफ एक्सचेंज डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट, या फिर स्टॉक ऑफ एक्सचेंज डेबिट टू पी एंड एल, जो आप कह रहे थे वो भी हो सकता है। एक इफेक्ट वही आएगा, दोनों सही है, इसलिए मैंने आपकी बात को सही माना। स्टॉक ऑफ एक्सचेंज डेबिट टू पी एंड एल या स्टॉक ऑफ एक्सचेंज डेबिट टू एक्सपेंसेस। अल्टीमेटली स्टॉक ऑफ एक्सचेंज बैलेंस शीट एसेट साइड में डेबिट और एक्सपेंसेस से 200 रुपीज क्रेडिट यानी एक्सपेंस 200 से कम कर दो। फिर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन टाइपराइटर एंड साइकिल, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है टाइपराइटर पर भी और साइकिल पर भी। द लोन फ्रॉम बैंक इज रीपेबल एट 500 पर मंथ, लोन फ्रॉम बैंक इज रीपेबल एट 500 पर मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जुलाई ऑनवर्ड। 1 जुलाई से आपको 500 रुपये महीने की किस्त शुरू कर देना चाहिए लोन की। इंटरेस्ट पेबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इस in addition to installment for principal। ये जो 500 पर मंथ है उसके अलावा ब्याज आपको देना है 12% से। अज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर रोटेड थ्रू बैंक, ठीक है। लोन 1 जनवरी 92 को लोन लिया गया 20,000। कब तक लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ सिंगल रुपी भी? 30 जून 92 तक लोन में से सिंगल पेनी भी पे ऑफ नहीं किया गया, 1 रुपये भी चुकाया नहीं गया। तो 20,000 का लोन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? 6 मंथ रहा आउटस्टैंडिंग। इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 12% से 6 मंथ का ₹1200 इंटरेस्ट आया क्या? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या इसमें मेरे रिपीटेशन की जरूरत है कि एक बार सुन लिया वही काफी होता? नहीं सुना है तो समझ में कहाँ से आएगा? नहीं सुना हो तो समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता कि आपने। अब 500 रुपीज की इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हो गई? कौन सी जुलाई से? 1 जुलाई से। तो बताओ 1 जुलाई को कितना लोन पे हो गया? 500 रुपीज पे कब हो गया? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लोन कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 1 जुलाई 92 से 31 जुलाई 92 तक लोन कितना रहा? हम्म, बताओ मंथली लोन पे इस मंथ में लोन कितना रहा आउटस्टैंडिंग? 19,500। तो जुलाई महीने का ब्याज किस पे लगेगा? 19,500 पे 12% से 1 मंथ का। अब अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त 92 से 31 अगस्त 92, बताओ लोन कितना रहा? 1 अगस्त को कितना लोन चुका दिया गया? मत बोलो, मैं भी चुपचाप हूँ। 1 अगस्त को कितना लोन चुका दिया गया? तो अगस्त मंथ में लोन कितना ड्यू रहा? 19,000 ड्यू रहा। तो 19,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट 1। ऐसे सितंबर मंथ में कितना लोन ड्यू रहा? 18,500, इंटरेस्ट 185। अक्टूबर मंथ में लोन कितना रहा? 18,000, इंटरेस्ट 180। नवंबर मंथ में लोन 17,500, इंटरेस्ट 175। और दिसंबर मंथ में लोन कितना रहा?
17,000 इंटरेस्ट 170, ये लोन हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। 2295, और लोन कितना बचा? 12% है ना बेटा, अपन 12% से निकाल रहे हैं ना। एक ही महीने का क्यों निकाल रहे हैं? मैं एक एक चीज बता रहा हूँ बेटा, 20,000 में से 1 जुलाई को 500 रुपये दे दिया गया, तो जुलाई मंथ में कितना रहा? 19,500। तो जुलाई मंथ में ब्याज 19,500 लगेगा, क्योंकि अगस्त में फिर से लोन चेंज हो गया, हर महीने लोन बदल रहा है, तो ब्याज नहीं बदलेगा क्या? 19,500 पूरे साल भर का, 6 महीने का, तो टाइम पीरियड कितना बचा 19,500 में, और फिर बीच में 500 रुपये दे दिए गए 1 अगस्त को, उसका क्या? अरे जुलाई अकाउंट बना के बताऊं, लोन अकाउंट बना के बताऊं? अरे जब 5-500 रुपये लोन घटते जाएगा, तो 5-5 रुपये ब्याज कम नहीं हो गया? आपका इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पे, जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है? जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा ब्याज भी कम होगा कि नहीं होगा? अब आपका लोन, हाँ पार्टनरशिप में ड्राइंग का इंटरेस्ट निकलता है, हाँ मतलब ये क्या बोलूँ, किससे कवर करूँ, ये तो इतना इतना इजी है कि मुझे इसमें बताने की जरूरत ही नहीं महसूस थी। तो ऐसे 500-500 रुपये हर महीने क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और हर महीने का ब्याज भी बदलते जाएगा, लोन कम होते जाएगा हर महीने 500-500 से, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी 500 कम होते जाएगा, तो ब्याज भी उस पर कम लगते आएगा, तो ऐसे करके। अच्छा, अच्छा, अब देखो, लोन घटकर कितना रह गया, मतलब कितना लोन पेमेंट हुआ? 3,000 के लोन की पेमेंट की एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट में डेबिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट, 3,000 का लोन पे हो गया। अब लोन कितना बचा, 17,000। अच्छा, 2295 का इंटरेस्ट भी पे हो गया होगा, 2295 का इंटरेस्ट जो पे हुआ होगा उसको पीएनएल में करेंगे डेबिट, और बैंक से करेंगे क्रेडिट, और लोन कितना बचेगा बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट का अमाउंट नोट कर लो, आप ये नोट कर लो। आप कहे तो भाई अच्छे से लिख के बता दो इसको। हाँ बेटा, ये जो मैंने बताया ये वैसे ही बहुत शॉर्टकट है, एग्जाम में इसको करने में आपको 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, वर्किंग नोट में 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट से कम में आप निकाल सकते हो, आपकी एनुटी मेथड से तो आप निकाल सकते हो, वो आपका मैथमेटिक्स का इशू है, वो आप निकाल लो। यदि आपको इससे इजी मेथड कोई आती है एज पर मैथमेटिक्स या एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में, तो आप कर सकते हो। अब बताओ मुझे कोई हो तो। 17 का डबल इफेक्ट हुआ, बट 17 तो लोन बचा हुआ है, जो लोन बचा उसका डबल इफेक्ट क्या होता है, लोन 20 का लिया था उसमें 3 का पे कर दिया, 3 का लोन जो पे कर दिया तो क्या करा, लोन में डेबिट बैंक में क्रेडिट, तो बचा हुआ 17,000 बैलेंस शीट के बाहर आ जाएगा। ₹500 की इंस्टॉलमेंट है, बैंक ने तय की है, तो माना क्या जाएगा, उसने पे किया या डिफॉल्ट किया? पेबल है, माना कि 500 की इंस्टॉलमेंट मंथली पेबल है, तो क्या माने उसने डिफॉल्ट किया या पे किया? वो अदर डिटेल दी है ना, वो अदर डिटेल दी हुई है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमको नीचे, जैसे साइकिल खरीदी, साइकिल का पेमेंट किया 300 रुपया, वो भी बैंक से किया, वो दिया है क्या ऊपर पासबुक में? फिर तो उसकी भी नहीं करेंगे अपन। लिख लिया क्या आपने इसको? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जिसको बड़ी टफ लग रही हो वो नोट कर ले कि हमारा इंटरेस्ट 2295 कैसे आया, और हर महीने लोन 500-500 कम होता जाएगा, जून के बाद जुलाई महीने से 500 रुपये का लोन कम होता जाएगा, और इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस पर। ठीक है।
कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? है क्या? ठीक है, करिए, बिल्कुल करिए। चलिए, आज का टाइम तो हमारा 10:15 तक ही है। 10:13 तो हो ही गया है, 2 मिनट में कुछ होगा नहीं। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कल कराऊंगा लेकिन काफ़ी स्पीड से। विद इन 15 मिनट क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ये चलेगा क्या? जब हमारे क्लास के आधे बच्चे कल आएंगे तो फिर मुझे उसको जल्दी से कराना पड़ेगा ना बेटा। तो कल कराऊंगा लेकिन विद इन 15 मिनट। कल ये मत बोलना कि सर आपने बहुत स्पीड से करा दिया। आप सभी बच्चे इसको ट्राई करके आएंगे। कल आपको सिर्फ अपनी दिक्कत का क्या दिक्कत आ रही है वो देखने का मौका मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन आपको करने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, होमवर्क में सिंगल एंट्री के होमवर्क में क्वेश्चन नोट करो बेटा। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत, जिनके पास टाइम बच रहा है, वो होमवर्क चाहते हैं। जो जो टाइम निकाल सकते हैं बेटा वो करें इसको, जो नहीं निकाल सकते वो छोड़ दें। पर कुछ बच्चों के पास टाइम तो बच रहा है, वो तो कर ही सकते हैं ना। आप करके लाइए क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क का। जैसा क्वेश्चन नवंबर 2019 में, सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन नवंबर 2019, नवंबर 2019 में इसके जैसा क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आप ये करते जाएंगे तो आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 10 कर पाएंगे? जो बच्चे घर पे थोड़ा फ्री चल रहे हैं जिनका, तो वो लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, बाय बाय।